रिपोर्टिंग का चैप्टर नंबर 2 ही है। चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम कैपलान स्टडी टेक्स्ट, और इस चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्लांट एंड इक्विपमेंट। और इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एसेट से रिलेटेड हैं, वो हम डिस्कस करने लगे हैं आज। और जो पहला कॉन्सेप्ट है इसके अंदर वो है गवर्नमेंट ग्रांट्स का। गवर्नमेंट ग्रांट्स, ओके जी। और गवर्नमेंट ग्रांट्स को डील करता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 20। नाउ अमूमी तौर के ऊपर जब कंट्री की इकोनॉमी जो होती है वो अप्रोप्रिएटली परफॉर्म नहीं कर रही होती या फिर रिसेशन की तरफ जा रही होती है, रिसेशन का मतलब ये होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, लोग जो हैं वो चीज़ें ख़रीद नहीं रहे, परचेजिंग पावर कम है लोगों की। जब चीज़ें ख़रीद नहीं रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता है मज़ीद चीज़ें प्रोड्यूस नहीं हो रही होंगी, प्राइसेस ऑलरेडी इंक्रीज़ की हुई होंगी, तो मज़ीद जो है वो चीज़ें प्रोड्यूस नहीं हों। तो मज़ीद चीज़ें जब प्रोड्यूस नहीं होंगी तो ऑटोमेटिकली जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, वो अपने लेबर्स को रिमूव करना स्टार्ट कर देंगे, रिडंडेंट करेंगे, ले ऑफ करेंगे, डाउन साइज़ करेंगे, तो इकोनॉमी की हालत मज़ीद ख़राब होती जाएगी। तो उस सूरत में गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। तो गवर्नमेंट डिफरेंट किस्म की जो एड्स है, जो असिस्टेंस है, जो ग्रांट्स है वो प्रोवाइड करती है ताकि इकोनॉमी की सिचुएशन, कंट्री की सिचुएशन जो है वो बैंकरप्ट होने से बचाई जाए। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा सा पस मंज़र था। अब हम बात करते हैं कि बिजनेसेस को गवर्नमेंट किस किस फॉर्म में असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, किस किस फॉर्म में फैसिलिटेट करती है। हमारे पास इसके दो कॉन्सेप्ट हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रांट्स जो कि हमारे कोर्स में शामिल है। 2 टाइप्स ऑफ ग्रांट्स। नंबर 1, एक है रेवेन्यू ग्रांट और एक है कैपिटल ग्रांट। ठीक है, 1 इज़ रेवेन्यू ग्रांट एंड 1 इज़ कैपिटल ग्रांट। ये क्या होती हैं इसको बाद में डिस्कस करते हैं। और एक प्रिंसिपल है ग्रांट्स के ट्रीटमेंट से पहले आपने उसको ज़हन में रखना है कि व्हेन एवर यू आर गोइंग टू ट्रीट द ग्रांट्स, उस जनरल प्रिंसिपल को यू हैव टू बी केप्ट इन योर माइंड। व्हाट इज़ दैट जनरल प्रिंसिपल? वो जो रूल है वो आपने अपने जहन में रखना है। एक तो ये है कि यू नीड टू बी वेरी मच प्रूडेंट। प्रूडेंट से मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा आपने एहतियात बरतनी है। कि आपको पता है कि अगर आप गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर हैं तो ज़्यादातर होता ये है कि आप कंस्ट्रक्ट कर देते हैं तो गवर्नमेंट बाद में आपके जो चेक्स हैं वो क्लियर कर रही होती है, और वो भी बड़ी स्लो पेस के ऊपर और थोड़ी थोड़ी अमाउंट क्लियर कर रही होती है। तो बीइंग अ गुड अकाउंटेंट प्रोफेशनल, बीइंग अ गुड फाइनेंस मैनेजर, यू नीड टू रिकग्नाइज ग्रांट कि जब तक रीज़नेबल एश्योरेंस ना हो तब तक आपने ग्रांट रिकग्नाइज नहीं करनी। डू नॉट रिकग्नाइज ग्रांट unless there is a reasonable assurance of its receipt। ठीक है, जब तक रीज़नेबल एश्योरेंस ना हो, रीज़नेबल एश्योरेंस का मतलब ये है कि unless until it is not probable you are supposed to receive the grant, there is no need to recognize the grant। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो प्रूडेंस को कंजर्वेटिज्म भी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है आपने इस मामले में। और अगला जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट है वो है एक्रूअल। जो प्रिंसिपल है वो एक्रूअल है, और यहाँ पर एक्रूअल बेसिकली मैचिंग को एक्सप्लेन कर रहा है। मैचिंग जो कि एक्रूअल की ही एक्सटेंडेड फॉर्म
मैचिंग कॉन्सेप्ट है। तो एक्रूअल ये कहता है मैच द ग्रांट अगेंस्ट रेलिवेंट एक्सपेंस। ठीक है, जिस मकसद के लिए आपको ग्रांट मिली है ना, तो आपने उसी के अगेंस्ट ग्रांट को मैच करना है। खैर ये चीज़ हम मज़ीद इसको कॉम्प्रीहेंड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो ये जनरल प्रिंसिपल हैं जो आपने ज़हन में रखने हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ ग्रांट, दैट इज़ रेवेन्यू ग्रांट। रेवेन्यू ग्रांट कि जनाब ये रेवेन्यू ग्रांट क्या होती है? रेवेन्यू ग्रांट इज़ द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड, रेवेन्यू ग्रांट इज़ द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स पेरोल। और इससे मुराद क्या है? इससे मुराद बड़ी सिंपल सी बात है। देखें फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं जी हालात बड़े मुस्तखंजर हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, मैं अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रहा हूँ, या फिर गवर्नमेंट ये कहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, तो आप इस तरह करें कि लोकल एम्प्लॉयमेंट इम्प्रूव करें, लोगों को भर्ती करें अपने पास। तो हम कहते हैं हमारी तो पेरोल की कॉस्ट ही मीट नहीं हो रही। तो गवर्नमेंट कहती है अच्छा मुझे बताएं कि आपकी पेरोल की कॉस्ट कितनी है। हमने कहा कि 1 लाख है, लेकिन हम जिनकी सैलरी 30,000 बनती है टोटल एम्प्लॉयज़, उनको हम निकाल रहे हैं, तो हम 70,000 अपना पेरोल कॉस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट कहती है कि आप उनको मत निकालें, वो जो 30,000 जो है वो आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वो मैं असिस्ट कर देती हूँ, मैं पे कर देती हूँ। तो दैट इज़ सपोज टू बी अ गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट को रिकग्नाइज़ करने का तरीका है, एक तो तरीका ये है कि जैसे ही वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए जिस मकसद के लिए आपको ग्रांट मिली है, तो जितना आपका ख़र्चा आएगा उसके अगेंस्ट ग्रांट मैच कर दी जाए। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव जो है वो बतदरीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अचीव हो रहा है कि आपने 2 सालों के अंदर जो है वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है, तो जितना ख़र्चा आपका आ रहा होगा आपने उसी ख़र्चे के अगेंस्ट ग्रांट को मैच करना है। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन कि ये जो रेवेन्यू ग्रांट है इसको आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब कैसे लिख सकते हैं? अच्छा जी, प्रेजेंटेशन ऑफ रेवेन्यू ग्रांट में एक तरीकाकार तो ये है कि हम क्या करें कि मैच द ग्रांट अगेंस्ट रेलिवेंट एक्सपेंस, मैच द ग्रांट अगेंस्ट रेलिवेंट एक्सपेंस। जिस मकसद के लिए ग्रांट मिली है आप उस मकसद के अगेंस्ट उस ग्रांट को मैच करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आपने SOPL बनाई, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। आपकी पेरोल की जो एक्सपेंस आया है वो आया है 1 लाख का। गवर्नमेंट ने कहा था 30,000 मैं कंट्रीब्यूट करूँगी, आप इसमें से माइनस कर दें क्या? रेवेन्यू ग्रांट। जिस मकसद के लिए आपको ग्रांट मिली आपने उस मकसद के अगेंस्ट उस ग्रांट को मैच कर दिया और नेट पेरोल आपने शो कर दिया, दैट इज़ 70,000। तो ये जो पहला आपका प्रेजेंटेशन का तरीका है वो ये है कि आपको जिस मकसद के लिए ग्रांट मिली है उस एक्सपेंस के अगेंस्ट उस ग्रांट को मैच कर दें। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि वो ये कह रहे हैं कि क्रेडिट द ग्रांट सेपरेटली इन SOPL। कहते हैं कि इसको रेलिवेंट एक्सपेंस के अगेंस्ट माइनस ना करें बल्कि आप इसको इनकम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने कहा कि आपके SOPL में पेरोल जो है वो एज इट इज़ ही शो होगा 1 लाख का, ठीक है। एक्सपेंस है तो माइनस में शो कर रहा हूँ, और बाद में जाके आप ऐड कर रहे होंगे क्या? रेवेन्यू ग्रांट सेपरेटली, जो कि है आपकी 30,000, ठीक है। अब ये भी एक तरीका है, देखा जाए तो नेट आपका 70,000 ही आ रहा है, लेकिन वहाँ पर हमने क्या किया, हमने डायरेक्टली पेरोल में से माइनस कर दिया। तो ये डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है। जो कहते हैं कि पहला तरीका ठीक है, कुछ स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं कि दूसरा तरीका ठीक है। जो स्कूल ऑफ थॉट ये पहले तरीक़े को लेकर चलते हैं वो ये कहते हैं कि आपने ग्रांट को रेलिवेंट एक्सपेंस में से माइनस करना है। उसकी ज़रूरत ये है कि देखें बड़ी सिंपल सी बात है, वो कहते हैं कि
आपको ग्रांट ना मिल रही होती तो आपने इतना खर्चा तो करना ही नहीं था ना, 1 लाख का खर्चा तो नहीं मारना था ना पेरोल का, आपने तो निकाल देना था 30,000 पेरोल के एम्प्लॉयज़ को। तो लिहाजा चूँकि ये ग्रांट मिली ही इस खर्चे के अगेंस्ट है, तो बेहतर है कि आप एक ट्रू एंड फेयर व्यू पिक्चर प्रोवाइड करें स्टेक होल्डर्स को कि जनाब 1 लाख का खर्चा हुआ लेकिन 30,000 हमें मिल भी गया। तो ये स्कूल ऑफ थाट ये कहता है। दूसरा स्कूल ऑफ थाट जो ये कहता है कि ग्रांट को आप रेलिवेंट एक्सपेंस में से माइनस ना करें बल्कि सेपरेटली शो करें एसओपीएल में, ताकि वो जो आपका पेरोल का एक्सपेंस है उसका कंपैरिजन हो सके अदर एक्सपेंसेस के साथ कि जनाब हमारा रेंट कितना है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी कितनी है, हमारा इंटरेस्ट कितना है, हमारी जो है वो फॉर एग्जांपल देयर आर सम अदर मार्केटिंग सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस वो कितने हैं, ताकि कंपैरिजन हो सके। मेक सेंस? अच्छा, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जस्ट इन अ केस एक ऑब्जेक्टिव जो है वो गवर्नमेंट ने असाइन किया वो अचीव नहीं हो पाता, तो गवर्नमेंट कहती है मेरे पैसे मैंने वापस करो, ऐसा ही है। तो हम बात करते हैं कि जब ये नौबत आ जाए कि गवर्नमेंट के कि मेरे पैसे वापस करें, तो व्हाट शुड वी डू? रीपेमेंट ऑफ रेवेन्यू ग्रांट, ठीक है। अब बड़ी सिंपल सी बात है, आपका 2021 का साल था, गवर्नमेंट ने आपको 30,000 दे दिया, आपने इनकम रिकॉर्ड कर दी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इज़न्ट इट? अब गवर्नमेंट ये कह रही है 2022 में कि जनाब मैंने जो आपको टारगेट दिया था कि आपने एम्प्लॉयज़ को नहीं निकालना, मुझे पता चल गया कि आपने 3 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, मेरे पैसे मैंने वापस करो। उस सूरत में हम क्या करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल 2021 है, 2022 आ गया, गवर्नमेंट कहती है पैसे वापस करो, पिछले साल हम उसको इनकम रिकॉर्ड कराए थे ना, अब उस गवर्नमेंट ग्रांट को हम इस साल यानी कि नेक्स्ट ईयर एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, रिवर्स मारेंगे। हम एसओपीएल को डेबिट कर देंगे, एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे और हम कैश को क्रेडिट कर देंगे। मेक सेंस? तो ये ट्रीटमेंट है रेवेन्यू ग्रांट की रीपेमेंट का। अब हम आगे चलते हैं और हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं कि कैपिटल ग्रांट। देखें, हर कंट्री चाह रही होती है कि उसकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हों, इंपोर्ट्स कम हों। जब एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी तो हमारी रसीट्स बढ़ेंगी ना, अगर हमने बाहर के मुल्क चीज़ें भिजवाई हुई हैं तो बाहर वाले हमें पे करेंगे, अगर इंपोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा होंगी तो हमें बाहर पे करना पड़ेगा। तो ये मसला है कंट्रीज़ का कि इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम हैं जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। एज अ रिज़ल्ट उनकी पेमेंट ज़्यादा हैं, रसीट्स कम हैं। तो ये पेमेंट और रसीट्स का जो रिकॉर्ड होता है इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो करंट अकाउंट है वो हमेशा डेफिसिट में रहता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ का, जिस तरह की हमारी कंट्री में भी है। उस सूरत में गवर्नमेंट ये कहती है कि जनाब ऐसा करें कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, यानी कि ना सिर्फ आपकी लोकल इकोनॉमी में चीज़ें पूरी होनी चाहिए बल्कि आप सरप्लस चीज़ें प्रोड्यूस करें और वो आप एक्सपोर्ट करें, बाहर के कंट्री भिजवाएं। हम कहते हैं जी हमारे पास तो एसेट ही नहीं है, जो एसेट है उससे हम लोकल इकोनॉमी की ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट कहती है आप एसेट लें, कुछ अमाउंट मैं कंट्रीब्यूट कर दूंगी। तो वो जो एसेट ख़रीदने के लिए गवर्नमेंट जो अमाउंट कंट्रीब्यूट करती है उसको आप कैपिटल ग्रांट बोलते हैं। अमाउंट कंट्रीब्यूटेड towards purchase of non-current asset. Okay, so capital grant is the amount contributed by the government to purchase of non-current asset, और इसको बेसिकली प्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। देयर आर टू वेज टू प्रेजेंट द कैपिटल ग्रांट, टू वेज। टू प्रेजेंट द कैपिटल ग्रांट। मैं हेडिंग दे देता हूँ, बेहतर है प्रेजेंटेशन ऑफ
कैपिटल ग्रांट। अच्छा, जो पहला तरीका है, चूँकि ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको गौर से देखिएगा। पहला तरीका है, नंबर 1 इज़ राइट ऑफ ग्रांट अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट and charge depreciation at reduced cost. अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझने के लिए ज़रूरी है कि आप एक एग्जांपल लें और उस एग्जांपल के साथ इसके मतलब को अंडरस्टैंड करें। जैसे कि एक एसेट है, हुकूमत ने कहा आप ख़रीद लें, कुछ अमाउंट मैं कंट्रीब्यूट करूँगी। एक तो ये है कि प्रोडक्शन इंक्रीज़ करें, एक्सपोर्ट्स करें, ताकि हमारी रिसीट्स जनरेट हों। अब पहला तरीकाकार ये है कि आप राइट ऑफ कर दें ग्रांट को अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट। क्या मतलब ये है कि एज्यूम करते हैं 1 जनवरी को 2022 में आपने एसेट ख़रीदा। एसेट है $1,00,000 का। हुकूमत ने कहा कि मैं आपको ग्रांट दे रही हूँ 30,000, तो आपने ग्रांट को कॉस्ट ऑफ एसेट में से राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ करने से मुराद यहाँ पर क्या है? कॉस्ट को रिड्यूस कर देना। यहाँ पर राइट ऑफ करने से मुराद ये नहीं है कि एक्सपेंस बना देना, ठीक है। यहाँ पर इसका कॉनोटेटिव मीनिंग यूज़ हुआ है, इम्प्लाइड मीनिंग यूज़ हुआ है कि आप इसको रिड्यूस कर दें। इसका मतलब है 1,00,000 में से 30,000 हमने ग्रांट का माइनस किया, तो हमारे पास जो कॉस्ट आई है एसेट की वो 70,000 आ गई। अब ये जो 70,000 है, इस कॉस्ट के ऊपर हम एंट्री पास करेंगे, नॉन करंट एसेट डेबिट कर देंगे और कैश या पेबल्स को क्रेडिट कर देंगे। ठीक हो गया। अब डेप्रीसिएशन इसके ऊपर चार्ज करनी है। एज्यूम करते हैं कि डेप्रीसिएशन जो है वो 10% निकली है स्ट्रेट लाइन मेथड से, या अच्छा 10% नहीं करते, हम करते हैं यूज़फुल लाइफ ऑफ एसेट, ताकि हम इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। यूज़फुल लाइफ एसेट की है 10 ईयर्स। ठीक हो गया। अब आप ज़रा गौर से देखिएगा, 31 दिसंबर 2022 को एसेट डेप्रीशिएट हो जाएगा, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जो है वो हमारा बनेगा 7,000, SOPL में चला जाएगा। मैं पूरी एंट्री पास नहीं कर रहा, ठीक है। और जब आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे और उसमें जो एसेट है वो हमारे पास तो 70,000 का रिकॉर्ड हुआ हुआ है, एंट्री 70 से पास है, माइनस कर देंगे उसकी डेप्रीसिएशन 7,000, ठीक है। तो एसेट हमारा $63,000 का कैरिंग अमाउंट पे शो होगा। अच्छा, ऐसा करते हैं, 1 साल और की वर्किंग कर लेते हैं और फिर जाके जो है वो हम देखते हैं कि अगर ग्रांट रीपे हो रही है तो क्या होगा। अब हम चलते हैं 31 दिसंबर 2023 के ऊपर, हमने फिर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बना दिया 7,000 का, और जब हम बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो एसेट की कॉस्ट होगी 70,000, 2 सालों की क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन बन चुकी होगी 14,000, ठीक है। तो एसेट हमारा कैरिंग अमाउंट के ऊपर $56,000 का रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, ठीक है। दिस इज़ कैरिंग अमाउंट। अब एज्यूम करते हैं गवर्नमेंट कहती है कि जनाब जो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको दिया था कि आपने हर साल 10,000 यूनिट्स एक्सपोर्ट करने हैं, आप नहीं कर पा रहे, मेरे पैसे मैंने वापस करो, ठीक है। एक तो ट्रीटमेंट आपको समझ आ गया ना। अब इसी के साथ हम अगर जोड़ दें कि रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ग्रांट। अब रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ग्रांट बड़े गौर से सुनिएगा। सिर्फ मैं रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ग्रांट इसका बता रहा हूँ कि ये जो नंबर 1 है, अगर आपने राइट ऑफ कर दी है ग्रांट को अगेंस्ट द रेलिवेंट एसेट, इस सूरत में रीपेमेंट करेंगे तो क्या करेंगे। याद रखिएगा, मैं थ्योरी नहीं लिख रहा, मैं आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके समझा रहा हूँ। जब भी आपने रीपेमेंट करनी होगी कैपिटल ग्रांट की, तो यहाँ पर आप एजम्पशन लेंगे। एजम्पशन, इफ grant had not been received
और एसेट आपने ख़रीद लिया होता। अगर ग्रांट रिसीव ना हुई होती और एसेट आपने ख़रीद लिया होता तो 2 साल के बाद एसेट की कैरिंग अमाउंट क्या आ रही होती, तो देख लेते हैं। देखें, एसेट आपने 1 जनवरी 2022 को ख़रीदा होता 1 लाख का, ऐसा ही है, और 10 ईयर उसकी यूज़फुल लाइफ थी। आज है 31 दिसंबर 2023, 2 साल गुजर के है ना, गवर्नमेंट कहती है मेरे पैसे वापस करो, 2 साल आपने एसेट इस्तेमाल कर लिया। अब उस सूरत में 2 सालों की डिप्रिसिएशन कितनी बनती है? अगर ग्रांट रिसीव ना हुई होती तो हमने एसेट 1 लाख का लिखा होता, 1 साल की डिप्रिसिएशन 10,000 बनती है, 2 सालों की डिप्रिसिएशन 20,000 बनती है, ठीक है। जबकि ग्रांट मिली है तो हम डिप्रिसिएशन कितनी चार्ज कराए हैं? 14,000 कराए, यानी कि एक्चुअल डिप्रिसिएशन ये बन रही थी और ग्रांट मिलने से डिप्रिसिएशन जो है वो 14,000 बन रही है। इसका मतलब है कि अगर ग्रांट ना मिलती तो 6,000 से डिप्रिसिएशन हम ज़्यादा रिकॉर्ड कर रहे होते। यहाँ तक बात समझ आ गई? अच्छा, दूसरी बात ये है कि कैरिंग अमाउंट हमारी 31 दिसंबर 2023 को क्या होती अगर ग्रांट ना मिल रही होती? हमने एसेट लिखा होता 1 लाख का और 2 सालों की एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 20,000 बनती। 1 साल की डिप्रिसिएशन अगर 10 बन रही है तो 2 सालों की डिप्रिसिएशन 20,000 बन रही है, जो कि ये आपको पता है, ऊपर मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। तो अगर ग्रांट ना मिलती तो एसेट हमारे पास कैरिंग अमाउंट के ऊपर रिकॉर्ड होता 80,000 का 2 साल के बाद, जबकि एसेट ग्रांट के साथ कितने का बचा पड़ा है? दैट इज़ 56,000। अब जब ग्रांट वापस कर रहे हैं तो 56 से एसेट इंक्रीज़ करके ओरिजिनल कॉस्ट पे 1 लाख पे नहीं लेके जाना, बल्कि 2 साल के बाद ओरिजिनल कॉस्ट से अगर एसेट इस्तेमाल किया होता तो 80,000 का बचा पड़ा होता ना। अब 56 से एसेट 80,000 तक लेके जाना है। तो हम 31 दिसंबर को या 1 जनवरी 2024 को एंट्री पास करेंगे। मैं एंट्री के थ्रू समझाने लगा हूँ कि अगर गवर्नमेंट ग्रांट के पैसे वापस मांगती है और आपने ग्रांट का ट्रीटमेंट ये किया होता कि राइट ऑफ द ग्रांट अगेंस्ट रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ द नॉन करंट एसेट, तो आप एसेट की वैल्यू इंक्रीज करते अप टू द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट इफ द ग्रांट वाज नॉट रिसीव्ड। कि आपने एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर एसेट नहीं लेके जाना 1 लाख, आपने एसेट इस्तेमाल भी तो किया है ना। तो 2 साल तक जितनी कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद एसेट की कैरिंग अमाउंट आ रही होती, जो कि 80,000 आ रही होती, आपने एसेट को उस वैल्यू तक लेके जाना है। इसका मतलब एसेट 56 का रिकॉर्ड है आपके पास ग्रांट के साथ, ग्रांट वापस कर रहे हैं तो एसेट को 56 से इंक्रीज करके 80 पे लेके जाना है। तो आप एंट्री पास करेंगे, नॉन करंट एसेट मजीद डेबिट कर देंगे। मेक सेंस? पैसे तो गवर्नमेंट को वापस करने हैं, एज्यूम करते हैं पैसे पूरे के पूरे गवर्नमेंट हमसे वापस मांग रही है, तो आप कैश को क्रेडिट करेंगे 30,000 से। अब नॉन करंट एसेट को आपने लेके जाना है 56 से 80,000 के ऊपर। तो इसका मतलब है कि 56 में कितना ऐड करूं, 80 पे चला जाएगा, दैट इज़ 24,000, इजंट इट? बाकी जो डिफरेंस है वो कहाँ जाएगा? बड़ी सिंपल सी बात है, ग्रांट के साथ आपने डिप्रिसिएशन 14,000 चार्ज की है, अब ग्रांट वापस कर रहे हैं तो एक्चुअल डिप्रिसिएशन तो 20,000 बन रही थी ना, तो आप तो 14 चार्ज कर रहे हैं, तो 6,000 से जो डिप्रिसिएशन आपने कम चार्ज की हुई है ये, अब आप उसको बढ़ाएंगे ना डिप्रिसिएशन को, तो आप डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डाल देंगे कितना? 6,000। मेक सेंस? तो ये एंट्री पास हो जाएगी कि व्हेन यू आर सपोज टू रीपे द ग्रांट इन केस ऑफ ट्रीटमेंट नंबर 1। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा ट्रीटमेंट है गवर्नमेंट ग्रांट को प्रेजेंट करने का, वो है ट्रीट द ग्रांट एज डेफर्ड क्रेडिट। एज डेफर्ड क्रेडिट क्या मतलब है इस बात का? अच्छा, इसका मतलब हम समझा देते हैं आपको, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। एज्यूम करते हैं 1 जनवरी 2022 को एसेट आप कॉस्ट ही के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे,
यानी कि नॉन करंट एसेट को आपने डेबिट कर दिया और कैश को आपने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। यानी एसेट की वैल्यू में से ग्रांट को माइनस नहीं करेंगे, ग्रांट को सेपरेटली आप रिकॉर्ड करेंगे। आप कैश को डेबिट करेंगे, गवर्नमेंट ने 30,000 आपको पकड़ाया, और डेफर्ड क्रेडिट से मुराद है कि आप उसको अनअर्न्ड इनकम बना दें, अनअर्न्ड इनकम। तो क्रेडिट करेंगे आप क्या, अनअर्न्ड इनकम। मेक सेंस। उसी तारीख को आपने अनअर्न्ड इनकम को क्रेडिट कर दिया। अब जब 31 दिसंबर आएगा 2022 तो डेप्रिसिएशन उसी तरह आप चार्ज कर रहे होंगे। अगर फॉर एग्जांपल यूज़फुल लाइफ एसेट की वही है 10 ईयर्स, तो डेप्रिसिएशन आपकी बनती है 10,000। इधर से 10,000 डेप्रिसिएशन का आपका चला गया है एसओपीएल में एक्सपेंस, वहाँ से 1 साल की आपकी इनकम भी अर्न हो चुकी होगी, जो आपने अर्न इनकम लाइबिलिटी बनाई है। 10 सालों के लिए एसेट आपको लेके दिया ना गवर्नमेंट ने, 1 साल का बेनिफिट प्रोवाइड कर दिया। तो जैसे कि बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको दूसरे एंगल से आपको समझाने की कोशिश करूं, देखें अनअर्न्ड इनकम आपकी लाइबिलिटी है। एज्यूम करते हैं आपने 10 साल का रेंट एडवांस में ले लिया, 1 साल का जब आपने बेनिफिट प्रोवाइड कर दिया, आपने घर दे दिया, 1 साल कंप्लीट हो गया, तो 1 साल की इनकम तो अर्न होगी ना। सेम गोज़ विद हियर। तो आप अनअर्न्ड इनकम जो 30,000 है, इसमें से 1 साल की इनकम, टोटल 10 ईयर्स हैं, 1 साल की इनकम 3,000 बनती है। तो आप 1 साल की इनकम अपनी एसओपीएल में क्रेडिट कर दें, ये 3,000। ये एक्सपेंस है, ये आपकी इनकम है। तो नेट आपका एक्सपेंस कितना चला गया, 7,000, ठीक है। ये जो अनअर्न्ड इनकम डेफर्ड क्रेडिट को आपने एसओपीएल में रिलीज़ किया है, इसको कहते हैं एमोर्टाइजेशन ऑफ कैपिटल ग्रांट। कि आप कैपिटल ग्रांट जिसको आपने डेफर्ड क्रेडिट बनाया है, एक तरीकाकार ये है कि डेफर्ड क्रेडिट अनअर्न्ड इनकम बना दें, उसमें से जो पोर्शन आपने एसओपीएल में डाल दिया उसको कहते हैं रिलीज़ करना या एमोर्टाइज करना। मेक सेंस। अगले साल फिर यही होगा। 31 दिसंबर 2023 को आपका एसओपीएल में जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो अगेन 10,000 जाएगा, और आप 1 साल की इनकम को और रिलीज़ कर लेंगे 3,000, तो नेट एक्सपेंस आपका 7,000 चला जाएगा। अच्छा, अब ज़रा गौर से देखें, अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं 31 दिसंबर 2023 को, तो देखें टोटल मेरी जो लाइबिलिटी बची पड़ी है इन द फॉर्म ऑफ डेफर्ड क्रेडिट या अनअर्न्ड इनकम, 30,000 में से 2 साल की रिलीज़ हो चुकी है ना, 3,000, तो कितनी बची पड़ी है, 24,000। Isn't it? और अगर मुझे कहा जाए कि इसी में से बताएं करंट कितनी है, नॉन करंट कितनी है, तो अगले साल कितनी मज़ीद रिलीज़ हो जानी है, 3,000 दैट इज़ करंट, रिमेनिंग कितनी रह जाएगी, 21,000 दैट इज़ नॉन करंट, ठीक है। अब एज्यूम करते हैं गवर्नमेंट कहती है मेरे पैसे मैंने वापस करो, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ग्रांट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट नंबर 2, जिसमें हमने ग्रांट को डेफर्ड क्रेडिट बनाया। गवर्नमेंट कहती है पैसे वापस करो। अच्छा देखें, उस सूरत में अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कहती है मेरे पूरे पैसे वापस करो, एज्यूम कर रहे हैं, बाज़ औक़ात तो ये होता है कि जितने अरसे का बेनिफिट प्रोवाइड करती है, जो रिमेनिंग अमाउंट बचती है, गवर्नमेंट कहती है ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पा रहा, 10,000 यूनिट्स मैंने कहा था एक्सपोर्ट करने हैं ईच ईयर, आपने इतने नहीं किए, लिहाजा रिमेनिंग पैसे वापस कर दें। अगर तो रिमेनिंग पैसे वापस करने हैं तो देखें लाइबिलिटी में 24,000 बचा पड़ा है, ये डेबिट कर देंगे, कैश 24,000 क्रेडिट कर देंगे, गवर्नमेंट को दे देंगे। अगर गवर्नमेंट कहती है मेरे पूरे पैसे मैंने वापस करो, ठीक है, उस सूरत में हम फॉर एग्ज़ाम्पल 1 जनवरी 2024 को कैश पूरी अमाउंट से क्रेडिट करेंगे 30,000 से, जबकि लाइबिलिटी में 24,000 बचा पड़ा, तो अनअर्न्ड इनकम या डेफर्ड क्रेडिट डेबिट कर देंगे 24 से। बाकी जो 6,000 आप 2 सालों में इनकम बनाए हैं, जैसे कि ये एक इनकम बनाई है और ये एक इनकम बनाई है, इस इनकम को रिवर्स कर देंगे
और 2024 में इस पूरी इनकम को आप 6,000 से एक्सपेंस बना देंगे कहाँ पर, SOPL में। ये उस सूरत में होगा कि जब गवर्नमेंट पूरी अमाउंट वापस मांग रही होगी। और अगर गवर्नमेंट कहती है जी 2 साल का बेनिफिट आपने दे दिया, जितना भी दिया वो मैं माफ़ करती हूँ, रिमेनिंग पैसे मुझे वापस कर दें, फिर आप सिंपल करेंगे, अपनी अनअर्न्ड इनकम को 24,000 से डेबिट करके रिमेनिंग अमाउंट 24 ही बची ही होगी, वो कैश को क्रेडिट कर देंगे। मेक सेंस? चलें, ये कंप्लीट हो गया और इसके बाद हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं।